with another video on dissolution of partnership. I am शिवानी शर्मा और आज हम इस वीडियो के अंदर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना सीखेंगे कि डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, बैलेंस शीट को रीड कीजिए, पॉइंट्स को रीड कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने देखा है कि यहाँ दो पार्टनर्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्या किया है, बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेट्स बना लिए हैं। पहला फॉर्मेट मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट का। इसमें डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। फिर मैंने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। एंड देन लास्ट इज कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रियलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है? रियलाइजेशन मीन्स रिकवरी अकाउंट। मतलब जब हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, सपोज आप कोई चीज़ बंद करने लगे हो, तो उसमें आप क्या करोगे? आप जितना भी आपके पास एसेट पड़ा है बिजनेस के अंदर, वो सारा का सारा एसेट्स क्या है, हम बोलते हैं वो प्रॉपर्टी है बिजनेस की। तो जब हमने कुछ डिसकंटिन्यू कर दिया, हमने अपना बिजनेस बंद करना है, तो हम उस रिकवरी अकाउंट का यूज़ करके हम उन एसेट्स की वैल्यू को रियलाइज करेंगे। मतलब उनको किसी तरह से बेचेंगे। उसके पास जो हमारे पास पैसा आएगा, उससे हम बिजनेस के अंदर एक लाइबिलिटीज़ होती हैं, मतलब जिनसे हम बच नहीं सकते। जैसे हमने क्रेडिटर को पैसे देने हैं, हमने बैंक से लोन लिया हुआ था, तो चाहे हम आज बिजनेस बंद कर रहे हैं, बट हमें वो लोन तो रीपे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बैंक वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी लाइबिलिटीज से नहीं भाग सकते, वो हमें रीपे करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपने एसेट्स को किसी हिसाब से कैश में कन्वर्ट करेंगे। जैसा हम अपनी लाइफ में नॉर्मली करते हैं कि कोई पैसे चाहिए तो कोई चीज़ बेच दोगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, एंड जिसका भी पैसा आपने वापस करना है आप वापस कर दोगे। एंड लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब आपका जो भी पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, उसके पास जो भी पैसा आपके पास बचेगा वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अलावा पार्टनर्स को और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्री कर रहे हैं कि अब हमने डिसकंटिन्यू करना है, अब हमने आगे फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, या इसको रिकवरी अकाउंट भी बोल सकते हो आप। इस रिकवरी अकाउंट में हमने सारे बैलेंसेस निल कर देने हैं। मतलब जो भी अकाउंट हमारे बिजनेस में क्रिएट हुए हैं, जो एसेट और लाइबिलिटी साइड पे बैलेंसेस हैं, हम उसको अब निल करने वाले हैं। अब ये निल किस तरह से करेंगे? सबसे पहले बैलेंस शीट की मैं एसेट साइड ले रही हूँ। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही नॉर्मल तरीका भी कह सकते हो, इजी वे भी कह सकते हो, कि हम एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप लास्ट क्वेश्चन करोगे, यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपने, और यही मेथड है। इसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं चेंज नहीं होंगी, जैसे एडमिशन या रिटायरमेंट में आपने देखी थी। तो यहाँ कंसेप्ट एक क्वेश्चन में भी चैप्टर को ख़त्म कर देता है। तो फर्स्ट पॉइंट एसेट साइड पर गिवन है कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस जो है उससे हमें कोई रिकवरी नहीं करनी, वो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है वहाँ पर, क्योंकि हम अपने वही एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन में जिनसे हमें अपने पॉइंट्स को रिकवर करना है। तो सबसे पहले कैश बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस हमें 11,000 गिवन है, तो मैंने 11,000 रुपये वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। ये हमेशा आपने इसी तरह से करना है, बैंक बैलेंस हो, कैश बैलेंस हो, वो हमने सब वहाँ पर अपने ट्रांसफ़र कर देनी है। नेक्स्ट जो है, आपको डेटर्स का बैलेंस गिवन है और साथ में प्रोविजन भी गिवन है डेटर्स की। अब ये पॉइंट किस तरह से किया जाएगा? आप सबको पता है, डेटर्स का अकाउंट जो होगा या किसी भी एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। सपोज हमारे क्वेश्चन में हमारा डेटर्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट है और ये बैलेंस दिया हुआ है हमारे 18,000। एंड प्रोविजन अकाउंट, साथ ही इसके प्रोविजन गिवन है 1,000 की। तो प्रोविजन का बैलेंस कौन सा होता है हमें ये भी पता है, दैट इज 1,000, और ये क्रेडिट साइड पर होती है। अब यहाँ पर पॉइंट देखो, सबसे पहले हम इसको किस तरह से सेटल करेंगे। रियलाइजेशन का मतलब है हमने इस बैलेंस को ज़ीरो करना है, मतलब हमने अपनी बुक्स को बंद करना है। तो बंद करने के लिए क्या करोगे? आप एक 18,000 यहाँ लिख दोगे, आपकी बुक्स क्लोज करनी है आपने, तो यू विल राइट हियर रियलाइजेशन अकाउंट। अपने आप ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। सेम वे में हम प्रोविजंस को भी क्लोज करेंगे। इसमें क्या करेंगे? टू रियलाइजेशन, और यहाँ लिख देंगे 1,000। सेम वे में ये भी क्लोज हो गया। अब इसका बैलेंस भी जीरो हो गया और इसका बैलेंस भी जीरो हो गया। अब इन बैलेंसेस को जीरो करने के लिए मैंने इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, जो बैलेंसेस मुझे बैलेंस शीट में एज इट इज गिवन है,
सबसे पहले मैंने वो सब बैलेंसेस एसेट वाले यहाँ डेबिट साइड में रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं। तो मुझे डेटर का बैलेंस गिवन है 18,000 और नेक्स्ट मुझे बैलेंस गिवन था प्रोविजन का, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दिस इज 1000। अब क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, इसको मैंने मार्क कर दिया एक, ये एक्चुअल में जो डेटर्स होते हैं और प्रोविजन होती हैं इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। बट क्योंकि हम अपने बिजनेस की बुक्स को बंद कर रहे हैं तो यहाँ हमने इनके जो अलग अलग नेचर थी, इनकी जो अलग अलग नेचर थी डेबिट और क्रेडिट वाली, उसकी वजह से यहाँ जो थी हमने ग्रॉस वैल्यू रिकॉर्ड की 18,000 और प्रोविजन को अलग से इस तरफ रिकॉर्ड किया अपोजिट साइड पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर स्टॉक। तो स्टॉक भी हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, इससे भी रिकवर किया जा सकता है, दैट इज 8,000। स्टॉक के बाद हमें फर्नीचर का बैलेंस गिवन है, फर्नीचर इज 4,000, टू मशीनरी 30,000, टू इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,000 एंड लास्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये एसेट साइड पर गिवन है। अब ये हमारा लॉस है और ये हमारा बिजनेस में हमें पता है कि कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व्स हो, उस पर किसका हक होता है, पार्टनर्स का। तो यहाँ उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं होगी, ये पैसा हम रिकवर नहीं कर सकते, तो ये रिकवरी अकाउंट में भी नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, उसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस गिवन है हमें 8,000 और जो दोनों पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो ये हम इनमें डिवाइड कर देंगे। इसके डिवीजन के बाद जो अमाउंट आते हैं दैट इज 4,800 एंड 3,200, ये आफ्टर डिवीजन अमाउंट आए हैं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी साइड। अब हम अपने क्वेश्चन की लाइबिलिटी साइड पर जा रहे हैं। लाइबिलिटी साइड पर क्या क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिकवरी अकाउंट में अपना वो सारा सामान भेज दिया जिसकी रिकवरी करवानी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिकवर होंगी, इनको ट्रांसफ़र किया गया सबसे पहले। अब इसके बाद सेम इसी वे में किसको पेमेंट करनी है, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, इनको रियलाइज़ करने के बाद जो पैसा आएगा वो किसको दिया जाएगा, उसकी ट्रांसफ़र एंट्रीज हम यहाँ करेंगे उसके अपोजिट साइड पर। तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हम इस तरफ लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब तक तो आपको ये पॉइंट याद भी हो गया होगा कि एसेट्स को हमने डेबिट में ट्रांसफ़र किया है, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 40,000, एक मिसेस सूरज लोन दिया हुआ है, मतलब ये जो पार्टनर सूरज है उसकी वाइफ को लोन, उसकी वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, उसको भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं 10,000। एंड नेक्स्ट इज पार्टनर का लोन दिया हुआ है, पार्टनर का लोन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। एंड देन जर्नल रिजर्व के बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट साइड पे था उसको ट्रांसफर किया है उसी तरह से जर्नल रिजर्व को भी ट्रांसफर करेंगे। जर्नल रिजर्व हमें गिवन है 5,000 एंड रेशियो इज 3:2। साथ ही इसके हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन दिए हुए हैं, बैलेंसेस 10,000 और 8,000 एंड जर्नल रिजर्व इज 3,000 एंड 2,000। अब यहाँ तक जो एंट्रीज हमने ट्रांसफ़र की हैं उनको हम एक मार्क कर लेते हैं किसी भी तरह से कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है यहाँ तक हमारी ये ट्रांसफ़र एंट्रीज़ हैं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट एंट्रीज़ हैं वो उनसे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इसके बाद क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये जो एसेट है ये कितने के बिक रहे हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, इनको कितने में सेटल करना है। समटाइम्स क्वेश्चन पार्टनर टेक ओवर कर लेते हैं, समटाइम वो कैश में रीपे हो जाते हैं, तो क्वेश्चन स्टेट करेगा कि किस तरह से हमने किस एसेट को ट्रीट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज one of the partner took over the assets investment at 8,000 and agreed to pay off the loan of his wife। इनमें से एक पार्टनर है सूरज जो इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर कर रहा है, तो हमें कोई इससे मतलब नहीं है, कोई भी टेक ओवर करे, हमें तो रियलाइज वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय सूरज
कैपिटल, कितने का वो टेक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स को, दैट इज 8,000। अब आप ध्यान से देखो, एसेट्स मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किए थे और जब ये रियलाइज़ हो रहे हैं तो वो अपोजिट साइड पर आएंगे कि यहाँ पर ये रियलाइज़ हो रहे हैं। सेम वे में सूरज ने पे ऑफ करने के लिए भी एग्री किया है उसकी वाइफ के लोन को। तो सूरज की वाइफ का लोन किस तरफ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पर, तो हम किस तरफ लेकर जाएंगे इसको, इस तरफ, और क्या लिखेंगे, टू सूरज कैपिटल अकाउंट, या आप लिख सकते हो मिसेस सूरज लोन, ताकि ये आपको याद भी रहे। सूरज की वाइफ का लोन अमाउंट था 10,000, ये आपको याद भी रहेगा कि यहाँ पर हमने अगर लिखा भी है तो ये इसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट इज एसेट्स रियलाइज्ड। अब वो इकट्ठे बता रहा है कि कई सारे एसेट्स जो हैं वो रियलाइज हो रहे हैं। ये रियलाइज कितने कितने के हो रहे हैं, दैट स्टॉक इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड, ये सारे के सारे हम कैश में लिख रहे हैं रियलाइज होने के बाद। अगर आपको एक कंसेप्ट याद हो, जब हम एसेट बेचते थे तो क्या जर्नल एंट्री पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये एंट्री हम पास किया करते थे जब हम कोई भी एसेट सेल करते थे। अब क्या हो रहा है, अब भी एसेट रियलाइज हो रहे हैं, एक तरह से बिक रहे हैं या आप किसी भी तरीके से कह सकते हो, बट यहाँ पर जो रिकवरी अकाउंट है उसका नाम लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये कौन सी एंट्री होगी, रियलाइजेशन की एंट्री एसेट्स की, कि हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर और कहाँ से आ रहा है, एसेट के रियलाइज होने से आ रहा है। तो एसेट कोई भी हो, फर्नीचर हो, स्टॉक हो, मशीनरी हो, हम सारे एसेट्स का कैश इकट्ठा ही रिकॉर्ड करेंगे जितने भी एसेट्स किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किए हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग एसेट रियलाइज, तो वो स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी सबकी वैल्यू बता रहा है कि कितनी कितनी रियलाइज होकर आई है। तो मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर दूंगी बाय कैश के नीचे ही। सबसे पहले उसने स्टॉक का अमाउंट बताया, स्टॉक इज 6,500, एंड नेक्स्ट इज डेटर्स 16,000। अब आगे उसने लिख दिया फर्नीचर, फर्नीचर के साथ उसने एक पॉइंट ऐड किया 1,000 मोर देन द वैल्यू, मतलब फर्नीचर जो रियलाइज हो रहा है वो अपनी वैल्यू से 1,000 ज़्यादा का रियलाइज हो रहा है। तो हम फर्नीचर की वैल्यू चेक करेंगे, ये रही फर्नीचर की वैल्यू 4,000, मोर देन 1,000 मीन्स फर्नीचर 5,000 का रियलाइज हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मशीनरी 20,000 लेस देन वैल्यू, तो मशीनरी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, मशीनरी इज 30,000, 20,000 लेस देन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारी मशीनरी जो रियलाइज हो रही है तो हमें कितने पैसे मिल रहे हैं उससे, ओनली 10,000। तो यहाँ पर देख लो हमने ना तो कोई प्रॉफिट देखा ना लॉस देखा, जस्ट उनके रियलाइज्ड अमाउंट्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, हम इस सबका टोटल कर लेंगे। दिस इज 37,500। तो ये हमारे पास दो तरह की रियलाइजेशन हुई है, एक किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया एसेट, वो लिखा हमने उसके कैपिटल अकाउंट को हेडिंग देकर, एक हमारा जो रियलाइज हुआ है कैश में रियलाइज हुआ है। तो बिजनेस के अंदर रियलाइजेशन पार्टनर्स भी टेक ओवर करके कर सकते हैं और हम कैश में भी कुछ चीज़ें रियलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 1,200। ये हमारे जो एक्सपेंसेस हैं ये डेबिट साइड पर आएंगे, यहाँ पर टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। और लास्ट इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है क्रेडिटर्स का, दैट क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस 3% डिस्काउंट, मतलब जब हमने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो तुम्हारी थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं हम उनसे मुकर नहीं सकते बिजनेस बंद करते हुए, हमें वो लायबल है कि हमें वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्रेडिटर्स मान गए हैं कि 3% का उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया है। तो हमारे क्रेडिटर्स क्वेश्चन के अंदर कितने थे, 40,000, 40,000 में 3% कितना होगा, सी दिस इज 40,000 इंटू 3%, ये आ गया 1,200 रुपये। तो इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स ने हमें 1,200 कम देने के लिए कहा है कि 40,000 माइनस 1,200 करके उनकी पेमेंट हम फाइनल क्लियर कर दें। तो ये अमाउंट हमारे पास कितना बचेगा क्रेडिटर्स का, दिस इज 38,800, इसको इसमें से माइनस करके देखना पड़ेगा, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारे पास रियलाइजेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है।
तो ये अमाउंट हमारे पास आया है, दिस इज ऑलमोस्ट 40,000। तो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि मैंने रियलाइजेशन में एसेट्स को सबसे पहले ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर एसेट आते गए, एक्सेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को, ये जो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया था एसेट साइड वाला, उसके अलावा मैंने सारे एसेट्स की वैल्यू यहाँ तक, जो मैंने यहाँ निशान लगाया है यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र करके कर दी है। उसके बाद मैंने क्या किया था, एक प्रोविज़न का पॉइंट था एसेट साइड पर, उसको भी मैंने अपोजिट साइड पर ट्रांसफ़र किया। उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनके बैलेंस जो है, इनकी जो नेचर है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से हमने इनके बैलेंसेस को ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट इज हमने जो लाइबिलिटी साइड पर गिवन था, जैसे बैलेंसेस गिवन थे कैपिटल के तो हमने ट्रांसफ़र कर दिए, जर्नल रिजर्व गिवन था वो भी पार्टनर्स शेयर करते हैं उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। उसके अलावा जो हमारी पेमेंट्स थी, जैसे कोई हमारी लोन था जिसका पैसा हमने देना है किसी को, उसका अमाउंट हमने रिकॉर्ड किया, देन क्रेडिटर्स का अमाउंट रिकॉर्ड किया, एंड आफ्टर दैट सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद हम अपनी एडजस्टमेंट्स में गए, जिसमें हमने रियलाइजेशन करनी सीखी कि वैल्यूज़ जो गिवन थी रियलाइज जो एडजस्टमेंट के अंदर, उनमें एक पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली तो हमने उसको इस तरफ रियलाइज़ किया। सेम हमारा कुछ एसेट्स जो थे वो कैश में रियलाइज़ हुए, तो हमने बाय कैश लिखा और कैश का अमाउंट इकट्ठा कर दिया उन सबका। इसकी हेल्प से हम कैश बैलेंसेस आगे जब ट्रांसफ़र करेंगे उसमें हमें बहुत आसानी रहेगी। वो सारे अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए। एंड इन द सेम वे अब लाइबिलिटीज़ को पे करना है, तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी जो हमारी थी वो कौन ले गया, जो हमारा एक पार्टनर था सूरज, उसी ने एग्री कर लिया कि वो लाइबिलिटी सेटल कर देगा। तो एक लाइबिलिटी ये थी और एक लाइबिलिटी ये थी। अब मैंने आपको बोला था इस पॉइंट को मार्क कर लिया था साइड पे, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये प्रोविज़न बनाई हुई है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये हमने किसी को पैसे नहीं देने हैं। दैट इज़ वाई चाहे हम इसको इस तरफ लिख रहे हैं, इसकी फाइनल जो है अमाउंट वो इसी के अंदर एडजस्ट होगी डेटर्स के अंदर, उसको हमें दोबारा से यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ यहाँ पर कोई और चीज़ भी लिखी होती, कोई बैंक लोन लिखा होता, बट क्वेश्चन उसके बारे में नहीं बताता, तब भी हम उसकी पेमेंट यहाँ पर करते, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि जो थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं वो हमने करनी ही करनी है डेजोल्यूशन टाइम पर, अदरवाइज़ कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमारा कैश रियलाइज, ये हमारे जो है कैश पेमेंट्स हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खर्चा होता है रियलाइजेशन के टाइम पर, वो भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। अब लास्ट में जो रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ है, इसमें से हमें एक नेट इफेक्ट निकल के सामने आएगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस। इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, दैट इज 1,20,000। तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर लॉस हुआ है। तो जैसे प्रॉफिट सारे पार्टनर आपस में शेयर करते हैं, वैसे ही लॉस भी सारे पार्टनर आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ लॉस का अमाउंट जो आया है दैट इज 23,500। ये पार्टनर सूरज है और ये पार्टनर चांद है। 14,100 एंड 9,400, ये मैंने अमाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, कैलकुलेट किए हुए थे पहले से ही कि एस के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, और ये हमारा दूसरा पार्टनर है चांद, उसके अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। ये वही कंसेप्ट है जो हमने रिवैल्यूएशन में सीखा था कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो वो इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, इन केस लॉस है वो इस तरफ आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। हम जो बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर चुके हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ कहीं तो कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ हमने लिखा है सूरज कैपिटल अकाउंट। सूरज कुछ टेक ओवर कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, डेबिट साइड वाला जो लिखा है हम इसके कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड पर लेके जाते हैं, दिस इज़ द रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ हम इसको इस तरफ ले आएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। किसके अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, सूरज के, दैट इज 10,000। तो जो एंट्री जिस तरह से लिखी हुई है हम उसी तरह से यहाँ पे रियलाइजेशन के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ कैश, कैश का टोटल, ये कैश कौन सी साइड पर लिखा हुआ है, डेबिट साइड पर। तो इसका मतलब ये पेमेंट्स हैं हमारी, इसको भी मैं क्या लिखूंगी, बाय रियलाइजेशन। अब आप चाह सकते हो तो इसको कम्प्लीटली एक्सपेंसेस दिखा सकते हो 1200, क्रेडिटर्स दिखा सकते हो 38,800, 40,000, चाहो तो आप सिर्फ बैलेंसेस भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, अब हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड पर भी एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको हम किस तरफ लेके जाएंगे,
अपोजिट साइड पर, क्रेडिट वाले को डेबिट में। तो यहाँ लिखते हैं टू रियलाइजेशन, और ये भी वही पार्टनर है सूरज, ये आउटर कॉलम में भी होना चाहिए 8000। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें कैश गिवन था, तो कैश को भी ट्रांसफर करेंगे सेम उसी वे में। अब ये कौन सी तरफ है, क्रेडिट साइड, और ये कौन सी तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अब देखो ऑटोमेटिकली ये सारा पैसा रिसीव हो रहा है, तो हम ये कौन सी साइड लिख रहे हैं, रिसिप्ट साइड। ये हमने पेमेंट की थी और इसको कहाँ लिख रहे हैं, पेमेंट साइड। तो ये इसका नेट इफेक्ट है। तो यहाँ इसके बाद रियलाइजेशन में आप पूरा डिटेल में लिख सकते हो, स्टॉक 6500, डेटर्स 16000, फर्नीचर 5000, एंड नेक्स्ट इज मशीनरी 10000, और ये हमारे पास बैलेंस आया था 37000। नेक्स्ट जो था लॉस हमने ट्रांसफर नहीं किया, वो भी कर देते हैं। तो ये हमें कौन सा रियलाइजेशन लॉस आया है, रियलाइजेशन लॉस 14,100 एंड 9400। तो ये आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने निकालना है इसमें से। अब कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में इससे पहले आप क्या कर रहे थे, बैलेंस कैरी डाउन निकाल रहे थे, बट अब क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं करना तो बैलेंसेस का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन के बजाय कैश और बैंक बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ जो भी बैलेंस आएगा, यहाँ क्रेडिट साइड पर आ रहा है बाय कैश, ये जो लास्ट में बैलेंस आता है इसका टोटल आ रहा है 26,900, एंड सूरज का बैलेंस आ रहा है दैट इज 3900। इस तरफ जो चांद है इसका अमाउंट आ रहा है 12,600, दिस इज ऑल्सो 12,600, एंड द बैलेंस इज 2600। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैलेंसेस हैं, नीचे आपको स्क्रीन में शायद ना दिख रहा हो, आप टोटल अपना चेक कर लेना। जो कैश बैलेंसेस आ रहे हैं वो 3900 एंड 2600 आ रहे हैं, और वो क्रेडिट साइड आ रहे हैं। तो ये कैश का अमाउंट भी हमारा उस तरफ ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में। तो इसमें भी मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू सूरज कैपिटल अकाउंट, टू चांद कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसेस हैं 3900 एंड 2600। अब हमारी सारी एंट्रीज पोस्ट हो गई हैं। एक पॉइंट अभी भी रहता है, हमें क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पर एक पार्टनर का लोन अकाउंट बैलेंस गिवन था, उसमें चांद का लोन अकाउंट गिवन था बैलेंस दैट इज 15,000। तो ये लास्ट में जब मैंने भी सेक्शन 48 के बारे में आपको बताया था, तो उसमें ये पॉइंट हमने कवर किया था कि पार्टनर का लोन है उसको भी रीपे करना है, कि पार्टनर को भी हमने ये चाहिए कि उसको पैसे नहीं देने हैं, तो उसको भी हम किस तरफ देंगे, कैश अकाउंट में पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली हम उसको क्रेडिट साइड से ही पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय चांस लोन अकाउंट, दिस इज 15,000। अब आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट स्टेप से कि सबसे पहले हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया, उसके बाद जो रियलाइज़ करने के बाद जो कैश हमारे पास आया उसमें से हमने लाइबिलिटीज़ को पे करना है। देन नेट इफेक्ट जो होगा इसका रियलाइजेशन और इसका पेमेंट का, उसमें से जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एंड लास्ट में जो भी नेट इफेक्ट्स इन दोनों के मिलकर कैश के आएंगे वो कैश बैलेंसेस हमारे कैश अकाउंट में चले जाएंगे, जहाँ हम किसी भी पार्टनर को, अगर किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया होगा तो उस पार्टनर की लोन की पेमेंट यहाँ पर की जाएगी बिल्कुल लास्ट में। अब हमारा कैश का जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए यहाँ पर। लेट्स चेक कि बैलेंस इक्वल आ रहा है, इस तरफ आ रहा है 55,000 और यहाँ हमारा 11,000 था 5, ये भी 55,000 आ रहा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है कैश बैलेंस टैली हो जाता है, और डेजोल्यूशन में हमेशा कैश बैलेंस आपका टैली करेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा डेजोल्यूशन का कंसेप्ट, जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा डेजोल्यूशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।